हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एफसीआरए लाइसेंस के बारे में कि एफसीआरए क्या होता है। देखिए, एफसीआरए को रेगुलेट करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी न्यूज इस समय यह है कि एफसीआरए लाइसेंस एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सीपीआर, उसका सस्पेंड कर दिया गया है। तो जब तक उनका एफसीआरए सस्पेंड रहेगा तब तक किसी भी फॉरेन कंट्री से वो पैसे नहीं ले सकते हैं, और यदि पैसे लेते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये भी आपको चीजें पता होना चाहिए कि जो सीपीआर है, जो कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, इसका एफसीआरए मैक्सिमम 180 दिन तक के लिए सस्पेंड किया सकता है। अभी हम इसके सारे प्रोविजन जानेंगे, लेकिन साथ में एक और महत्वपूर्ण है, एफसीआरए जैसे कुछ टर्म्स हैं जिसे बोलते हैं फेमा एंड फेरा। इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो आप चाहें तो नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग फेमा और फेरा के बारे में भी समझेंगे। नाउ पहले तो ये देख लेते हैं बेसिकली यहाँ पे प्रोविजंस क्या क्या हैं एफसीआरए के, और एफसीआरए का जो लाइसेंस है क्यों रिजेक्ट किया गया है, इसके रीजंस देख लेते हैं। देखिए, पहली बात तो रखना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के लाइसेंस को रिजेक्ट करने का जो ये न्यूज है सीपीआर का जो सस्पेंड किया गया है, ये कई सारे न्यूज़पेपर में दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। एक छोटी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की शुरुआत हुई थी इमरजेंसी टाइम में 1976 में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी जब नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू किया गया था बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस। देखिए, हमारे देश में जो नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है वो 3 ग्राउंड पे घोषित की जाती है। एक, या तो वार हो, या तो एक्सटर्नल अग्रेशन हो, बाह्य आक्रमण हो, या तीसरा हो आर्म्ड रिबेलियन। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आर्म्ड रिबेलियन ये जो ऐड किया गया है, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया है जब मोरारजी देसाई साहब की गवर्नमेंट हो गई थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उसके पहले इसकी जगह होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को ग्राउंड बनाकर इंदिरा गांधी ने पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हालांकि इतना पॉलिटिक बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी दैट वाज द पॉइंट, दैट्स व्हाई वी डिस्कस्ड अबाउट दिस वन। तो उस समय उनका ये मानना था कि बहुत सारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो यहाँ के एनजीओज को फंडिंग कर रही हैं और यहाँ इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास कर रही हैं। दैट्स व्हाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाया गया। उसका पर्पज ये था कि किसी फॉरेन कंट्री से यदि कोई भी पैसे आ रहे हैं और उस पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहां पर प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा। तो पहले तो देख लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सीपीआर के बारे में। देखिए, सीपीआर का पूरा नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। स्टार्टिंग में आपने एक फोटो देखी होगी, इसमें प्रॉपर तरीके से सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का ये गेट के सामने जो उनका नेम प्लेट रहता है वो दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सीपीआर, इसका पूरा नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। ये बेसिकली एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। तो इसके ऊपर चार्ज लगे गए हैं कि इन्होंने जो फंडिंग नॉर्म्स हैं उसको वायलेट किया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग होम मिनिस्ट्री के द्वारा एफसीआरए को कैंसिल किया गया है, आई मीन सस्पेंड किया गया है। याद रहे, होम मिनिस्ट्री एफसीआरए को रेगुलेट करती है। नाउ सीपीआर क्या है पहले जान लेते हैं। सीपीआर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी। और याद रहे, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा। ये भी इनकी वेबसाइट में प्रॉपर तरीके से लिखा है कि यदि आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो टैक्स एग्जेम्प्ट रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और महत्वपूर्ण चीज है, सीपीआर को फंडिंग हमारे देश से मिलती है। ऐसे इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च आईसीएसआर की तरफ फंडिंग दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि इसको रिकॉग्नाइज करता है इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में। तो ये प्रकार से कह सकते हैं सीपीआर एक एज ऑफ नो थिंक टैंक तो है, लेकिन साथ में एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी के रूप में काम करता है। नाउ सीपीआर की बात करें, यहां पर याद रहे इनको बेसिकली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सोर्सेज दोनों से इनको ग्रांट मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। इसमें बहुत सारे फाउंडेशंस हैं, कारपोरेट फिलैंथ्रोपी हैं, गवर्नमेंट्स हैं, मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं, ये सभी इनको फंडिंग करती हैं। नाउ अब बात करते हैं एफसीआरए। एफसीआरए लाइसेंस रिजेक्ट किया गया है, कैंसिल किया गया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन पहले जानते हैं एफसीआरए होता क्या है। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की शुरुआत पहली बार इमरजेंसी टाइम में इंदिरा गांधी के टाइम में 1976 में किया गया था। पर्पस क्या था कि बहुत सारे फॉरेन पावर जो हैं वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर करते हैं, हमारे देश में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। दैट्स व्हाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इंदिरा गांधी के टाइम में लाया गया था। इसका पर्पस ये था कि जो भी फॉरेन डोनेशन होंगे उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा कि उसका सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। बाद में एफसीआरए को वापस से अमेंड किया गया, उससे मनमोहन सिंह की सरकार थी 2010 में, और इसमें कुछ और भी चीजों को ऐड किया गया, जैसे कि फॉरेन फंड्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारे देश के नेशनल इंटरेस्ट को आई मीन डैमेज करती है तो उसको प्रोहिबिट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर 2010 में अमेंड किया गया।
अब इसके बाद 2020 में फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के टाइम में, और यहां पर कुछ और भी टाइटर कंट्रोल लाए गए, बहुत सारे और भी स्क्रूटनी स्टार्ट की गई। इस प्रकार से एनजीओ किस तरह से फॉरेन फंड रिसीव कर रहे हैं उसमें और भी रेगुलेशन लाए गए सन 2020 के बाद में। अब टाइमलाइन यदि आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है 1976 में लाया गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को, लेकिन याद रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस कई बार सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस डिसीजन के मामले में लाया जाता है, तो इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एफसीआरए गठन किया गया था। याद रहे, नॉन प्रॉफिट्स आर अलाउड टू फ्रीली रिसीव फॉरेन डोनेशंस विदाउट रिपोर्टिंग द अमाउंट स्पेंट एंड रिसीव्ड एवरी ईयर। ये बेसिकली यहाँ पर 1976 में जब लाया गया था उसमें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ही बस अलाउ किया गया था, बाकियों को ऐसे मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है तो यहाँ से इस कंडीशन में आप फॉरेन से डोनेशन नहीं ले सकते, है ना। 2010 में इसे बदलाव किया गया 1976 एक्ट में। इसमें क्या बदलाव किया गया, इसको रिपील कर दिया गया और उसकी जगह में एक नया फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 लाया गया। इसमें कुछ और भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला दिए गए और इसके साथ ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स भी लाया गया 2011 का। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चेंज क्या थे, पहली बात तो यह है कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है उसकी वैलिडिटी जो है पहले लाइफ टाइम होती थी, उसको वैलिडिटी चेंज किया गया। परमानेंट पहले थी, उसको घटा के 5 साल कर दिया गया। तो याद रहे एफसीआरए लाइसेंस जो आपको मिलता है वो पहले इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती थी, लेकिन अब इसको घटा के कितना कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया है। तो 5 साल के भीतर जब 5 साल खत्म हो रहे हैं उसके 6 महीने पहले आपको इसको रिन्यू भी कराना पड़ता है, अदरवाइज एफसीआरए की जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी खत्म हो जाती है। इसके अलावा 50% फॉरेन कंट्रीब्यूशन कुड बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, नो सच प्रोविजन एक्जिस्टेड अंडर 1976 एक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 50% फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही आप प्रशासनिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं, जो भी आपके एनजीओ होते हैं वहां पे एडमिन जो होता है उसमें खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये प्रोविजन भी बेसिकली यहाँ पर 2010 में लाया गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो बाद में और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। 1984 में भी एक बदलाव किया गया था। क्या बदलाव किया गया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो पैसे रिसीव होते हैं वो किसी और को यहाँ पर पास नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको जो पैसे मिले हैं वो किसी और को यहाँ पर आप ट्रांसफर कर दो, नहीं, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में खर्च करना पड़ेगा। जिस पर्पस के लिए दिया गया उसी पर्पस के लिए आपको खर्च करना होगा। 2020 से फिर से बदलाव किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया और बाद में इसमें कैसे एक्सेप्ट करना है पैसे, साथ में जो फंड का यूटिलाइजेशन आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसमें भी रेगुलेट किया गया सन 2020 में। एफसीआरए की बात करें इसमें क्या क्या चीजें हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इसमें यह है कि जो भी एनजीओ फॉरेन डोनेशन रिसीव कर रहे हैं वो बेसिकली उसके लिए कुछ कंडीशन है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से बैंक अकाउंट, अब देखो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि उन्हें प्रॉपर तरीके से बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा जो भी फॉरेन फंड्स आ रहे हैं उसकी रिसिप्ट के लिए। मतलब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में आप अपना बैंक अकाउंट खोलेंगे और जो भी पैसे आ रहे हैं उसका प्रॉपर डेटा आपके पास होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उस फंड की बात करें जिस पर्पस के लिए भेजा गया है उसी पर्पस के लिए उसको आपको इस्तेमाल करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं किसी एक पर्पस के लिए भेजा गया, आपको पैसा भेजा गया सोशल सर्विसेज के लिए और आप उसको पैसे का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज में कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ने में कर रहे हैं, दैट्स नॉट अलाउड। इसके अलावा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, इस एक्ट में कुछ चीजें प्रोहिबिट की गई हैं। ऐसे फॉरेन फंड्स जो है जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं या जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये या तो मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनीज हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या तो एमएलएज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये लोग या इनके ऑफिस बियरर्स मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं वो लोग यहाँ पर किसी भी प्रकार की फॉरेन फंड को नहीं ले सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, फॉरेन फंड लेना किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज को, जजेस को, जर्नलिस्ट को या कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है। मतलब किसी तरह से फॉरेन फंड आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन 2022 में कुछ बदलाव किए गए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिए हैं। कौन कौन से बदलाव किए हैं जरा इसको देख लेते हैं। पहले तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में बात किया गया है कि यहाँ पे 7 से 12 के बीच में, मतलब इसको बढ़ा दिया गया, पहले 7 था 12 कर दिया गया। एनीवे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो ये है कि पहले एग्जेम्पशन जो है, पहले आपको यदि पैसे आए हैं, कंट्रीब्यूशन आए हैं तो आपको गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता था, इन्फॉर्म करना पड़ता था। कितना 10 लाख, पहले लिमिट 1 लाख थी, 1 लाख से ऊपर यदि अमाउंट आता है तो आपको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। 1 लाख से कम आता है तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 लाख से ऊपर आता है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उस लिमिट को बढ़ा के अब 10 लाख कर दिया गया। तो ये प्रकार से कह सकते हैं कि 2022 जुलाई में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बदलाव किया कि 10 लाख से ऊपर यदि अमाउंट आता है तभी जाकर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उससे कम यदि आता है तो इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। पहले लिमिट थी 1 लाख रुपए, ठीक है। अब देखा जाए तो यहां पे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक और नया रूल ऐड किया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं या एमएलए हैं
इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, जजेस हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, मीडिया हाउस हैं, ये पहले किसी भी तरह से फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से इनको बैन किया गया था, मतलब इसको बैन कर दिया गया था, मतलब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, है ना। लेकिन यहां पर लिखा गया है विल नो लॉन्गर बी प्रोसिक्यूटेड इफ दे रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम रिलेटिव। यदि किसी रिलेटिव से पैसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव अब्रॉड में रह रहा है, ऐसे मान लीजिए मेरा कोई कोई फैमिली मेंबर आप हमारे रह रहे हो, यूएस में रह रहे हो और मैं चुनाव लड़ गया, तो उस कंडीशन में मैं वो पैसे ले सकता हूं। और साथ में ये बोला गया है कि यदि इन केस आप गवर्नमेंट को 90 दिन के भीतर इन्फॉर्म नहीं करते तो भी आपके खिलाफ में कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जाएगा, बल्कि कंडीशन ये होगी कि जो भी आप पैसे ले रहे हैं उसका 5% आपको एज ए पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स थिंग। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो नई गवर्नमेंट है, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने 2022 में, जुलाई 2022 में चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है कि मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप ले सकते हैं। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो नहीं बोल सकते, बट यदि आपको कोई फैमिली मेंबर जो है फॉरेन कंट्री में रह रहा है तो वहां से फंड ले सकते हैं, भले आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टीज हो या आप एमएलए हो, आप इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हो, जजेस हो, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो, जर्नलिस्ट हो, मीडिया हाउस हैं, तो उस कंडीशन में भी आप फॉरेन से पैसे ले सकते हैं, बशर्ते आपके वो रिलेटिव नहीं चाहिए। मतलब किसी अननोन बॉडीज के द्वारा, जैसे बॉडी वो आपसे रिलेटिव नहीं है तो उस कंडीशन वहां से फंड नहीं ले सकते। तो ये प्रकार से कह सकते हैं नॉर्म्स को और सिंप्लीफाई किया गया। तीसरा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में आई एम श्योर ये चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि बेसिकली कैसे काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यदि इन केस आपसे पूछा जाए कि एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैसे ग्रांट किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी एनजीओज फॉरेन फंड जिनको चाहिए तो वो किस कंडीशन में उनको एफसीआरए रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, तभी दिया जाएगा यदि वो इंडिविजुअल्स हैं या एसोसिएशंस हैं जो कि डेफिनेट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस या सोशल प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको एफसीआरए लाइसेंस दिया सकता है, ग्रांट किया सकता है। तो ये है एफसीआरए लाइसेंस से ग्रांटिंग के बारे में कि आपको एफसीआरए किस कंडीशन में आपको दिया जाएगा। तो आई एम श्योर एफसीआरए के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो मिल गई होगी। एफसीआरए के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखना है, एफसीआरए एक बार जब रजिस्टर होता है तो 5 साल तक के लिए होता है। मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम आपको एफसीआरए रजिस्टर हो गया। एफसीआरए एक बार आपने लाइसेंस लिया, एफसीआरए का लाइसेंस जो है 5 साल तक वैलिड रहेगा। ये 2010 में बदलाव कर दिया गया था, उसके बाद में आपको वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा। तो रिन्यूअल प्रोसेस जो है आपको जब खत्म होने वाला होता है उसके 6 महीने के पहले ही हालांकि सजेस्ट किया जाता है कि आप चीजों को प्रोसीड कर दें, जिससे आपको टाइम बाउंड मैनर पे आपको एफसीआरए की लाइसेंस रिन्यू कर दिया जाए। तो ये रहा एफसीआरए लाइसेंस के बारे में। आपके पास यदि फर्दर कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा लर्न सर्विस नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां भी आप उससे ज्वाइन कर लें और वहां भी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वहां भी आके आप पूछ सकते हैं। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें या दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया देन डू सब्सक्राइब चैनल। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।